15 लाख आए, अच्छे दिन आए, काला धन आया, पाकिस्तान झुक गया। अरे अगर चाइना का बहिष्कार मेरे को और आपको ही करना है तो ग्रेटर नोएडा में ओप्पो और वीवो का फैक्ट्री क्यों लगाया? जिन लोगों ने उपद्रव किया वो किसान नहीं, क्यों? किसान कभी उपद्रवी नहीं होते और उपद्रवी कभी किसान बन नहीं सकते। आज तक वो नंबर ही नहीं मिला कोई चैनल पे जिसमें हमें पता चले कि प्रधानमंत्री जी कौन से नंबर पे उपलब्ध है। 26 जनवरी में जो हुआ क्या वो बीजेपी का करा हुआ नहीं है? करा हुआ है या नहीं? आवाज आपके सामने। किसान आंदोलन में आपने बहुत से बागी देखे होंगे जो सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे बागी हैं जो सिस्टम से नाराज हैं, जिनकी नाराजगी सिस्टम से है, सरकार से नहीं, सरकार की नीतियों से है। रेबेल धननपति मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, किसान आंदोलन का समर्थन करने आए हैं। क्या लग रहा है, किस दिशा में जा रहा है आंदोलन? जय हिंद, भारत में रेबेल सदानंद। और आपको बताना चाहूँगा बहन जी, आप लोगों के वीडियो और चैनल के माध्यम से कि रेबेल फाउंडेशन के 12 करोड़ लोगों ने अपना निष्पक्ष समर्थन जो है भारतीय किसानों को दिया है। ये व्यक्ति किसी व्यक्ति को हमने नहीं दिया समर्थन, हमने तमाम समर्पित किसानों को अपना समर्थन दिया है और लगातार हम लोग आवाज़ नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उठाते रहते हैं। इसके वजह से हमारे काफ़ी कार्यकर्ता जेल में भी है, स्वयं मेरी भी 27 बार जेल की यात्रा हो चुकी है। पर आपके वीडियो के माध्यम से एक बात कहेंगे कि मोदी जी का मैं विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा कि आपने एक प्रचंड वार किया किसानों पे, क्योंकि आपकी जो पार्टी है बीजेपी, ये तमाम जातिगत तौर पे लोगों को अलग तो कर ही रही थी। आप बंगाल में देख लीजिए, सांप्रदायिक दंगे, आज लड़ाइयाँ हो रही है, जहाँ भी एक रैली कर रहे हैं। ममता जी को 26 जनवरी में उन्होंने बेइज्जती की, वो भी स्टेज में। तो मैं केवल एक बात बोलना चाहूँगा कि आपका मैं इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो किसानों पे प्रचंड प्रहार किया ना, इसके वजह से आज पूरा भारत एकजुट हो चुका है। आप अखंड भारत चिल्लाते थे ना, आज अखंड भारत बन चुका है जी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं मेरे और किसानों के बीच में एक फोन कॉल की दूरी है, दूसरी तरफ इन लोगों को आतंकवादी खालिस्तानी। क्या रवैया है ये सरकार का? दो तरफ का रवैया है। देखिए, वो फोन नंबर बताइए, अभी आप लोग बताइए वो फोन नंबर कौन सा है। मैं आप ही के सामने फोन करता हूँ तो पता तो चले कि वो एक कॉल की दूरी कितनी दूरी है, 2 गज की दूरी है, मास्क जरूरी है या एक कॉल की दूरी है। आज तक वो नंबर ही नहीं मिला कोई चैनल पे जिसमें हमें पता चले कि प्रधानमंत्री जी कौन से नंबर पे उपलब्ध है। और मैं आपको बताता हूँ पीएमओ की करतूत, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी का लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और हम ट्वीट करते हैं, पोस्ट कार्ड अभियान चलाते हैं और पीएमओ में फोन कॉल करते हैं। 11,000 निवेशक है, एक कॉल नहीं उठता है, पीएमओ में फोन उठा के और रख दिया जाता है, जवाब भी नहीं दिया जाता है। कौन सी एक कॉल की दूरी? वो नंबर मांगिए अपने वीडियो के माध्यम से कि गिव दैट नंबर सो दैट पीपल शुड बी अवेयर वेयर टू कॉल। हम कहाँ कॉल करें? वो एक नंबर जो आप बता रहे हैं एक कॉल की दूरी, वो नंबर है कहाँ जी? जिस तरीके से सरकार की नीतियां हैं, सरकार के कानून है, हर कानून पर विरोध हो रहा है। सीए पर विरोध हुआ, कृषि कानूनों को लेकर विरोध हुआ। क्या लग रहा है सरकार पीछे हटेगी आपके अनुभव से? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि दुनिया में कोई भी काम अपने आप से नहीं होता, उसकी करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। उन्होंने पॉलिसीज बनाए। देखिए, मैं 5 चीज़ें रिलेट करूंगा। आरटीआई एक्टिविस्ट हूं तो जुमले नहीं बोलूंगा, रियलिटी आपको दर्शाऊंगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिन्होंने 22 सरकारी कंपनी बेच दी और आज तक उनके कार्यकाल में एक सरकारी कंपनी की स्थापना नहीं हुई। और पहली बार जो कोई सरकारी कंपनी बिकी थी वो माननीय दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बिकी थी। ये भाजपा से शुरू हुआ है और लगातार चल रहा है। और कल भी आपने देखा होगा बीपीसीएल और तमाम अलग कंपनीज का अलग स्टेज आ गया। 2022-21 में इनको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, एफडीआई कर दिया जाएगा। तो जिस देश में आप अपने ही तंत्र को कमजोर कर रहे हो, कोई देश कैसे मजबूत होता है? जब उसका अपना तंत्र, अपना व्यवस्था मजबूत हो, तब वो देश मजबूत होता है मैडम। जब आप अपने व्यवस्था को ही प्राइवेटाइज कर दे रहे हो। आज किसान बिल का हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किसानों ने मांगा था क्या? क्यों भाई, आपने मांगा था किसान बिल? आप लोगों ने मांगा था क्या? जब हमने मांगा ही नहीं, हमें क्यों दे रहे हो भाई? हमने तो 15 लाख भी नहीं मांगे थे। आपने कहा था 15 लाख आएंगे, चलिए उसी पे बात कर लेते हैं। 15 लाख आए, अच्छे दिन आए, काला धन आया, पाकिस्तान झुक गया। आज भी हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। कौन सा काम हुआ है
आप एक काम तो बताइए, ये कहते हैं चाइना का बहिष्कार करें। अरे अगर चाइना का बहिष्कार मेरे को और आपको ही करना है तो ग्रेटर नोएडा में ओप्पो और वीवो का फैक्ट्री क्यों लगाया? क्यों लगाते हो आप फैक्ट्री लगाते हो चाइना का और फिर बोलते हो ये मेक इन इंडिया। ये कैसा मेक इन इंडिया है? कंपनी चाइना की, धरती भारत की। गिने चुने कुछ हजार भारतीय जवानों को 10,000 12,000 की तनख्वाह में रख लेते हैं और पूरा पैसा यहाँ से चाइना लेके जा रहे हैं। इससे मेक इन इंडिया, हमें मेक इन इंडिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए मेड इन इंडिया, हमें चाहिए मेड बाय इंडिया और हमें चाहिए मेड बाय इंडियंस। अरुणाचल प्रदेश में तो पूरा गांव बसा लिया है चाइना ने और सरकार है किसानों को घेराबंदी करने में लगी है, इनके धरना प्रदर्शन को खराब करने में लगी है, किले में तब्दील कर दिया है पूरे बॉर्डर को। आप देखते होंगे हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे अपने बच्चों को डराओ मत। जो व्यक्ति अपने बच्चों को डराता है ना वो घर से बाहर जाके किसी से लड़ नहीं पाता। सच है या गलत है भाइयों? अपने बच्चों को निष्पक्ष बनाइए, सही और गलत का फर्क सिखाइए। शायद बीजेपी वालों को ये सीख मिली नहीं है, वो अपने लोगों को सताने में यकीन रखते हैं और जो हम पे सितमगर हैं उनके सामने मोदी जी बोलने में भी डरते हैं। आज तक चाइना का नाम लिया है क्या उन्होंने? आज तक देखिए नोटबंदी, इन्होंने क्या नुकसान हमारा, कोरोना काल में डंडे हमने खाए, मास्क का 2-2 हज़ार का चालान हम भुगत रहे हैं। अब एक और नया ड्रामा, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फिर से खरीदो, ये सब कोरोना काल में। काले बिल कोरोना काल में। अरे कोरोना काल में तो अर्थव्यवस्था टूट गई, इन्होंने हमारे को इस दौर में भी उसूलना शुरू कर दिया। अब हमारे बॉडी में हार्ट और लीवर और पैनक्रियाज जो है ना मैडम, केवल वही बचा है। इनका बस चले तो वो भी ले लेंगे। सही बात है। ये किसान बिल क्या है? ये किसान बिल क्या है? धरती हमारी माँ है, कोई हमारा अस्मिता हमसे छीन लेगा? कोई हमारा गौरव, आन बान शान मान सम्मान कोई लूट लेगा हमसे? ये लोटस नहीं है, ये लूटस है। ये लोटस नहीं है, ये लूटस है और लूटस को करारा जवाब यहीं से मिलेगा, यहीं से बीजेपी के उल्टे दिन। देखिए किसान बाढ़ को झेलता है, सूखे को झेलता है, ओलों को झेलता है, फसल के बर्बादी को झेलता है, सरकारी रवैये को झेलता है। वो ईश्वर से लड़ जाता है, प्रकृति से लड़ जाता है, तो बीजेपी की औकात क्या जो किसान के सामने खड़ा हो जाए। बीजेपी लगातार हर जिले में जीतती जा रही है, पंचायत चुनाव हो, मुख्यमंत्री चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, सब जाके वहां के प्रचार करते हैं और बीजेपी को जीत हासिल होती है, बहुमत से हासिल होती है। बंगाल में भी इसी तैयारी में है। बीजेपी नहीं जीतती मैडम, ईवीएम जीतता है। क्या जीतता है? ईवीएम। अगर है हिम्मत ना, अभी निकाय चुनाव है, परसों ही रिजल्ट आया है, कांग्रेस की बीजेपी से ज्यादा सीटें निकलती। क्यों निकल रही हैं? क्योंकि बैलेट पेपर। आप अगर मैं आपके वीडियो से चैलेंज करता हूं, वो कहते हैं ना कोरोना वैक्सीन के लिए आधार कार्ड जरूरी है, बोल रहे हैं ना, आइए इस बार एक काम करते हैं, खड़े होके वोटिंग करवा लीजिए, आधार कार्ड भी दिखाएंगे, अपना वोट भी खुल के दिखा देंगे। बीजेपी को 5 सीट भी आ जाए ना, अगर बैलेट पेपर से हो जाए, हम लोग पत्रकारिता छोड़ देंगे। ये मैम ईवीएम जीतता है। और जब तक देखिए हम लोग इस किसान आंदोलन के जस्ट बाद 1 लाख युवाओं का मानव श्रृंखला बना रहे हैं, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। देखिए हम ईवीएम मशीन खरीदते हैं जापान से, जबकि जापान में चुनाव बैलेट पेपर से होता है। क्या मोदी जी को दिखाई नहीं देता? क्या राष्ट्रीय मीडिया को दिखाई नहीं देता? लेकिन आज मीडिया बिक चुकी है, गोदी मीडिया बिकी है। इसीलिए आपके वीडियो से मैं दरख्वास्त करूंगा करोड़ों भारतीयों से, आप सैटेलाइट चैनल मत देखिए, आप यूट्यूब देखिए, फेसबुक देखिए, रियलिटी इन चैनल्स को देखिए, आपको जेन्युइन खबर मिलेगी। लेकिन अब YouTube चैनल्स पर भी नकेल कसने की तैयारी में है अमित शाह। लगातार पत्रकारों की गिरफ्तारी हो रही है, नोटिस जा रहे हैं, चैनल बंद किए जा रहे हैं। देखिए जिस भी जगह इन्हें डर है उस जगह ये पाबंदी ला रहे हैं। किसानों से डरता, किसानों को आयकर का नोटिस भेज दिया, किसान लड़ रहे हैं। पत्रकारों एकजुट हो जाओ, पत्रकार एकजुट हो जाए, एक पत्रकार के लिए 100 खड़े हो जाओ। देखो मजाल क्या है कि हमारा कुछ बिगाड़ पाए। ये देखिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। हम डरते हैं, हम अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा डोंट गो, वहां मत जाओ बेटा, डोंट डू दिस। ये क्या डोंट डू? जब आप बच्चों को शुरू से डोंट करते रहोगे, वो हिम्मत दिखाएंगे कहाँ? फिर तो जुमलेबाजी चलेगा। देखिए ये दौर है, आज ये बैरिकेडिंग, इतनी बड़ी बड़ी नुकीले तारें, अच्छा है ना, हमारा लहू बहने दीजिए, हमारा लहू बहने दीजिए। हमारे बच्चे देखेंगे तो सही कि लोग आंदोलन के लिए अपना लहू भी बहाते हैं। एक मेरा सवाल है, 2 महीने से दिल्ली कूच की तैयारी में थे किसान, नहीं रोका, उनको रोका गया, वहीं बिठाया गया, जैसे तैसे करके उनको संभाला गया। लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस वाले दिन अचानक से इनको परेड की इजाजत दे दी जाती है। क्या लग रहा है इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है? पूरी दुनिया जान चुकी है
चाहे वो वर्ल्ड की मीडिया बोलो, CNN बोलो, BBC बोलो, ऑलमोस्ट सभी चैनल ने क्लियर कर दिया है और सभी लोग दिल से इस बात को मानते हैं, यहाँ भी सब मानते होंगे 26 जनवरी में जो हुआ क्या वो बीजेपी का करा हुआ नहीं है? करा हुआ है या नहीं? आवाज आपके सामने है। फिर 6 जनवरी को एक कॉल दी गई है चक्का जाम की, क्या लग रहा है? 6 फरवरी 6 फरवरी देखिए, आवाजें आती हैं, लोग अपने हौसले बुलंद करते हैं। आंदोलन का एक आकार होता है, एक स्वरूप होता है। अगर आप हमें नहीं सुनोगे तो हमें तो आपको सुनाना होगा ना। भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका था, जनता के ऊपर तो नहीं फेंका था ना, किसी को चोट तो नहीं पहुंची थी ना। उन्होंने कहा था अंग्रेजों की गूंगी और बहरी सरकार को मैं सुनाना चाहता हूं। हम भी सुना देंगे, हम बम नहीं फेंकेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हैं। जिन लोगों ने उपद्रव किया वो किसान ने, क्यों? किसान कभी उपद्रवी नहीं होते और उपद्रवी कभी किसान बन नहीं सकते। जिस तरीके से सरकार लगातार NIA की तरफ से नोटिस भेज रही है, अब तो किसान नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, किसानों को भी लगातार उठाया जा रहा है, तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्या लग रहा है, कानून वापस होगा या सरकार CA की तरह ठंडे बस्ते पर डाल देगी? फिर देखिए, अगर ठंडे बस्ते में जाए चाहे कुछ भी जाए, कानून लागू तो होने वाला नहीं है। इस किसान के मुद्दे से सरकार को एक तमाचा पड़ा है बढ़िया वाला कि अब बर्दाश्त की हद हो गई। ये हमारी गलतियां थी, जब इन्होंने नोटबंदी की हम चुप रहे, जब इन्होंने GST किया तब हम चुप रहे, ठीक है, जब ये CA NRC रहे तब भी हम चुप रहे। हमारी चुप्पी हमारी कायरता की पहली निशानी है मैडम। आज जो जर्नलिस्ट जेल जा रहे हैं, हिम्मत है उनके अंदर हिम्मत है। जामिया में आपने देखा कितने निर्दोष बच्चों को पीटा गया, क्या सभी क्रिमिनल्स से? क्या जो पढ़ रहे थे बैठ के वो भी क्रिमिनल्स थे? क्या वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट नहीं निकलते पढ़ने वाले? हमारे मन में एक परसेप्शन बनाया जाता है, ये गलत है। आज आप यहाँ खड़ी हैं, आप टिकैत सिंह के साथ खड़े हो जाओ, कल आपके घर में NIA का छापा पड़ जाएगा कि क्यों गई थी, आपको तो पैकेज मिल गया। लेकिन ये परसेप्शन मीडिया के थ्रू बनाया जा रहा है, चैनलों पे दिखाया जाता है, देखिए, बार-बार फ्लैश किया जाता है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जितने DTH चैनल है, डायरेक्ट टू होम डिश वाले, ये सब आते किसमें? सेंसर बोर्ड के अंदर ही आते हैं। सरकार का जो मिनिस्ट्री है उनके कंट्रोल में ही आते हैं, उनको पैकेज मिलता है, वो खबर चलाते हैं। आज तो किसानों को यहाँ तक बोल दिया गया था रूबी का लियाकत नहीं कि आधे घंटे में सब खत्म, ये खाली हो गया। रूबी का लियाकत पहली बार गाजीपुर में अकेली दिखी थी। आप बुला लीजिए रूबिका जी को, आप रूबिका जी को बुला लीजिए। मेरा अभी सामना हुआ जी टीवी का और इंडिया टीवी के रिपोर्टर से, वो भाग रहे थे यहीं अभी, आज 1-1.5 घंटे पहले। वो वीडियो मैं आज अपने फेसबुक पेज पे प्रमोट करूंगा, आप लोग देखिएगा, रेबल सदानंद पति के पेज पे, और अच्छा लगे तो अपने कमेंट डालिएगा। उसमें उनसे एक बात पूछा गया है कि पहले इंटरनेट इसलिए बंद किया जाता था कि दंगे ना भड़के, गलत समाचार ना फैले। आज इंटरनेट इसलिए बंद किया जा रहा है कि सच्चाई लोगों को ना दिखे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जो जेन्युइन पत्रकार होगा वो अपनी आवाज को उठाएगा, चाहे हमारी 27 बार की जेल यात्रा हो, चाहे आपकी दूसरी बार की हो, चाहे तीसरी बार की हो। अगर आप जेल से डर गए तो पत्रकारिता छोड़ दें, अगर आप बिक गए तो पत्रकारिता छोड़ दें। तो पत्रकारिता एक भावना का पहचान है, वो भावना जो जमीन से जुड़ी लोगों के दर्द का है। यहाँ 200 लोग शहीद हुए हैं, अभी तो उनके मुआवजे की भी आवाज उठेगी। उन्होंने अपना प्राण दिए, मजाक है क्या? केवल बिल की बात नहीं होगी, केवल बिल की बात नहीं होगी, उन 200 लोगों का मुआवजा भरना पड़ेगा केंद्र की सरकार को। एक आखिरी सवाल है मेरा, 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री कहते हैं इतनी बड़ी सभा में हजारों करोड़ लोगों के बीच, और किसानों से बात करने पर आपका क्या सोचना है? देखिए, किसानों से अगर माननीय प्रधानमंत्री को प्यार होता या भारतीयों से प्यार होता, 2016 के बाद आज तक प्रधानमंत्री जी का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। और वो जो आखिरी कॉन्फ्रेंस था वो प्रधानमंत्री के चेले चपाटे थे। उन्होंने पूछा, मोदी जी आपको अचानक देशभक्ति की भावना कहाँ से आई? क्या पत्रकार ऐसे सवाल पूछते हैं क्या? हमसे पूछिए ना, हम पूछेंगे ना मोदी जी को, मोदी जी क्यों छोड़ा अपनी पत्नी को? पहला, क्यों मान लें कि आप हमारे लिए सच्चे होंगे? आपने अपने पत्नी का त्याग किया, हो सकता है आप हमारे को भी त्याग दें? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मोदी जी आपने चाय बेचा, कहाँ बेचा? कौन सा स्टेशन बताइए जरा, 2-4 चाय वालों का नाम। आपने बोला 56 इंच का सीना है, बताइए वो दर्जी जिसने आपका सीना नापा हो, बराबर। आपने बोला गुजरात मॉडल, दिखाइए जरा गुजरात का काम। अगर गुजरात में काम ही हुआ होता तो ट्रंप के आने के दौरान 16 फीट की दीवार क्यों पैदा कर देते? हम पे ना सवाल है मैम, हम पत्रकार हैं और हम उनसे एक बात और भी पूछते कि मोदी जी IPS संजीव भट्ट
उनका कैंपेन मैं कर रहा हूं, रेबल सदानंद। ये बताइए कि उनके केस में तारीखें क्यों नहीं लग रही है, उनको आजीवन कारावास की सजा क्यों? क्योंकि वो आपके खिलाफ एकमात्र गवाह है गोधरा कांड के। जब वो आईपीएस थे उन्होंने 3 दंगे रोए थे। जिस जेल में उनको रखा गया था उस जेल के कैदियों ने व्रत रखा था, उपवास रखा था, खाना छोड़ दिया था। आज वो जेल में क्यों है? क्या मोदी जी से एक प्रश्न और है कि कोरोना काल में ये सारे बिल की जल्दबाजी क्यों? आपने चालान 2000 रुपए कर दिए मास्क का, आपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कर दिए, वो भी कोरोना काल में। हमारी जीवन तहस नहस हो गई, लोगों का रोजगार छीन गया, लोगों का व्यवसाय छीन गया। आपकी गवर्नमेंट अब भी हमसे वसूले जा रही है। आप ये बताएंगे कोरोना काल में जो करोड़ों लोगों ने नौकरी गंवाई उनके लिए कल बजट में क्या पैकेज है, जरा बताइए कितने दिए गए? मिला है क्या किसी को? कुछ मिला है क्या भाइयों? देखिए, जुमलों से देश नहीं चलेगा। और देखिए, ये देश बंदर नहीं है, ये भारतीय हैं। आपको बैठाना जानते हैं, आपको उतारना भी जानते हैं। हमने सड़क से मोदी जी को संसद भेजा था ना, आइए प्रण ले, इन्हें दोबारा संसद से सड़क में वापस लाएंगे। तो ये रेबल श्रद्धानंद पति को आप मेरे साथ सुन रहे थे। सरकार की जो नीतियां हैं, जो कानून है, लगातार उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोई भी आप कानून उठाकर देख लीजिए, सरकार को सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कानूनों का विरोध हो रहा है लगातार, आने वाले चुनावों में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कैमरामैन फैज हुसैन के साथ सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।